तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ी। समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने की इस्तीफे की पेशकश, कहा अधिकारी नहीं सुनते मंत्री की बात, काम करना मुश्किल। जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख के नेताओं की सरकार ने सुनी मांग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के आवास पर लद्दाख के नेताओं से हुई बात, लद्दाख को भी पूर्ण राज्य बनाने की उठी मांग। राजस्थान में फिर बढ़ेंगी अशोक गहलोत की मुश्किलें। सचिन पायलट समर्थकों ने दिल्ली में डाला डेरा। निर्दलीय विधायकों को मिल रही प्राथमिकता से खुश नहीं है पायलट समर्थक। जीएसटी की गड़बड़ी पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जीएसटी में सुधार कर इसे बनाया जा सकता है बेहतर, कुछ रास्ता निकालने की है जरूरत। आज भी शेयर बाजार में रही गिरावट। सेंसेक्स 164 अंकों की गिरावट के साथ 52,319 पर हुआ बंद। निफ्टी 42 अंकों की गिरावट के साथ 15,680 पर हुआ बंद। देश की जनता को अगर सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर है तो वो है देश के सुप्रीम कोर्ट पर, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और इसे लेकर आज सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि हकीकत में शासन चलाने की ताकत जनता के पास ही है, जनता शासकों को बदल देती है। उन्होंने कहा कि देश में अब तक 17 बार आम चुनाव हुए और जनता ने इनमें से 8 बार सत्तारूढ़ पार्टी को बदल दिया, जो लगभग आधा होता है। ये एक संकेत है कि बड़े पैमाने पर असमानताओं, गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद भारत के लोग बुद्धिमान हैं। जनता ने अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया है। अब उन लोगों की बारी है जो राज्य के प्रमुख अंगों का संचालन कर रहे हैं, वे इस पर विचार करें कि क्या वे संवैधानिक जनादेश पर खरा उतर रहे हैं। उन्होंने कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए सख्त रवैये को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ वर्षों में केवल एक बार शासक बदलने का अधिकार मनमानी रोकने की गारंटी नहीं है। सीजेआई ने औपनिवेशिक शासन का उल्लेख किया और कहा कि औपनिवेशिक शासन के समय कानून को अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए बनाए गए थे। उनका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर होता था। अंग्रेजों के कानून शासन द्वारा कानून के लिए प्रसिद्ध थे, न कि कानून का शासन। सीजेआई ने इशारों में उन कानूनों का हवाला दे दिया जिनका इस्तेमाल आज भी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों पर करती है। न्यायपालिका में सरकारी हस्तक्षेप को लेकर बोलते हुए सीजेआई ने कहा, न्यायपालिका को सरकारी शक्ति और कार्रवाई की जांच करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। न्यायपालिका को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधायिका या कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, अन्यथा कानून का शासन खत्म हो जाएगा। न्यायाधीशों को भी लोगों की भावनात्मक सोच, जिसे अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा फैलाया जाता है, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि न्यायाधीशों को इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि इस तरह से सोशल मीडिया पर फैलाई गई सोच या शोर जरूरी नहीं है कि वो सही हो। नए दौर में लोग सही और गलत, असली और नकली, अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं। इसीलिए किसी भी मामले को तय करने में मीडिया ट्रायल मार्गदर्शक नहीं हो सकता। हमें बिना दबाव के काम करना होगा। जुलाई को डॉक्टर्स डे के मौके पर देश भर में डॉक्टरों के योगदान की चर्चाएं हो रही हैं। इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद डॉक्टर्स को संबोधित किया और कहा कि जिस तरह से महामारी में हमारे डॉक्टर्स ने काम किया है उस पर मुझे गर्व है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स डे के मौके पर योग पर भी चर्चा की। उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से कहा कि वो योग के फायदे को लेकर रिसर्च करें। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब डॉक्टर योग पर स्टडी करते हैं तो पूरी दुनिया इस बात को गंभीरता से लेती है। क्या आईएमए की ओर से ऐसे अध्ययन को मिशन मोड पर आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या योग पर आपकी स्टडी इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हो सकती है? योग पर विस्तृत चर्चा करने के बाद पीएम ने देश में कोरोना के हाल पर भी चर्चा की और जनता से प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की। योग के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा कि कई आधुनिक मेडिकल साइंस संस्थान इस बात पर स्टडी कर रहे हैं कि आखिर कोरोना संक्रमित होने के बाद कैसे योग लोगों को उबरने में मदद कर सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है वो एक मिसाल है। सिंह रावत दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। पहले दावा किया जा रहा था कि विधानसभा चुनावों को लेकर उन्हें दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पार्टी ने तीरथ सिंह रावत को सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार रहने को कह दिया है।
तीरथ सिंह रावत के ऊपर ये मुसीबत इसलिए आई है क्योंकि चुनाव आयोग अभी विधानसभा उपचुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और यूपी में हुए पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग पहले से ही सवालों के घेरे में है। चेन्नई हाईकोर्ट ने तो चुनाव आयोग पर कोरोना संक्रमण के दौरान चुनाव कराने के मामले में ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ गया। ये टिप्पणी मौखिक थी, लेकिन चुनाव आयोग के लिए स्पष्ट आदेश था कि वो हालात देखे और उसके बाद ही चुनावों का फैसला ले। देश में कोरोना की स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं आई है। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से संकेत साफ है कि वो चुनावों के लिए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा। 10 सितंबर तक अगर तीरथ सिंह रावत विधायक नहीं चुने गए तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उनका सीएम पद भी चला जाएगा, क्योंकि सीएम बनने के 6 महीने के भीतर उन्हें विधानसभा का सदस्य चुना जाना जरूरी है। वैसे तीरथ सिंह रावत इस्तीफा देकर फिर सीएम पद की शपथ ले सकते, लेकिन चिंता की बात यह है कि 10 सितंबर के बाद उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के ऐलान में 6 महीने से भी कम का वक्त बचेगा और चुनाव आयोग उस सदन के लिए उपचुनाव नहीं कराता जिसका कार्यकाल 6 महीने से कम का बचा हो। यानी साफ है कि उत्तराखंड में अब विधानसभा चुनावों तक कोई भी उपचुनाव नहीं होगा। ऐसे में तीरथ सिंह रावत के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। वैसे उपचुनावों को लेकर भी तीरथ सिंह रावत डरे हुए हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि सीएम गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देवस्थानम बोर्ड को लेकर वहां तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं। इसीलिए रावत ने गंगोत्री सीट से लड़ने की संभावना से भी इनकार कर दिया है। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पार्टी किसी भी तरह से इस मामले को संभाल नहीं पा रही है। कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि सिद्धू और अमरिंदर सिंह दोनों ही उसके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर सिद्धू को नजरअंदाज करती है तो पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिद्धू से बात करने की कोशिश में लगी हुई है। इसीलिए पार्टी आलाकमान सिद्धू से मिले, लेकिन उन्होंने सीएम अमरिंदर सिंह को खास तवज्जो नहीं दिया, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा कदम उठाया और गुरुवार को करीब 2 दर्जन नेताओं को लंच पर बुला लिया, जिसके बाद से कांग्रेस में हलचल मच गई और इस लंच को लेकर कई अटकलें लगाई जाने लगीं। क्योंकि अमरिंदर सिंह ने ये बैठक ऐसे समय में बुलाई है जब एक दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से नई दिल्ली में मुलाकात की थी। आपको बता दें कि बुधवार को सिद्धू ने पहले प्रियंका गांधी से उनके निवास पर मुलाकात की। इसके बाद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से बातचीत की। अब क्योंकि पार्टी आलाकमानों ने सिद्धू से मुलाकात की, तो ऐसे में सीएम अमरिंदर सिंह को गुस्सा आना तय है। इसी के चलते अपनी अहमियत और ताकत को दिखाने के लिए अमरिंदर सिंह ने करीब 2 दर्जन नेताओं को लंच पर बुला लिया। ऐसा करने के पीछे अमरिंदर सिंह की क्या मंशा है, ये तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा करके अमरिंदर सिंह पंजाब में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पार्टी हाईकमान पर क्या पड़ता है इस बैठक का असर, क्योंकि अमरिंदर सिंह के इस तरह बैठक बुलाने से पार्टी आलाकमान नाराज हो गए। कृषि कानूनों को लेकर अब जेडीयू में भी सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू किसानों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। मेरठ में एक कार्यक्रम में आए जेडीयू के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने कृषि कानूनों पर किसानों का समर्थन किया है। केसी त्यागी ने कहा कि आज देश भर में किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। सरकार को किसानों की मांगों के सामने अड़ना नहीं चाहिए। केसी त्यागी ने कहा, देश में किसानों की हालत एक जूता पॉलिश करने वाले से भी बदतर है। एक सर्वे कंपनी ने किसानों की आय को लेकर रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया कि आज देश का किसान सबसे ज्यादा परेशान है। कृषि कानून कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं जो उसमें बदलाव न हो सके। किसी को भी हठधर्मिता नहीं अपनानी चाहिए। केसी त्यागी ने किसानों की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को जिद छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने किसानों से भी सरकार के साथ बातचीत शुरू करने को कहा और किसानों से भी जिद छोड़ने की बात की।
लेकिन केसी त्यागी ने कृषि कानून पर सवाल उठाकर मोदी सरकार की परेशानी जरूर बढ़ा दी है। वैक्सीनेशन की रफ्तार एक बार फिर धीमी पड़ने लगी है। राज्यों के पास वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने लगा है, जिस कारण दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में वैक्सीनेशन के कई सेंटरों को बंद कर दिया गया है। वैक्सीन की परेशानी के बीच यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जनता से वैक्सीन लगवाने को कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले सभी लोगों को वैक्सीन मिल जाए, उसके बाद ही वो वैक्सीन लगवाएंगे। उनके लिए यूपी का एक एक आदमी बेहद महत्वपूर्ण है। अखिलेश ने कहा कि ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि यूपी की जनता को वैक्सीन मिले, लेकिन योगी सरकार जनता को वैक्सीन नहीं दे पा रही है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र और राज्य दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है। ये वही पार्टी है जिसने करोड़ों रुपए खर्च किए और कहा कि 2 डोज जरूरी है, और आज वही बीजेपी कह रही है कि 1 डोज जरूरी है। अखिलेश ने कहा, अगर बीजेपी सरकार मुझे वैक्सीन लगवाने की बात करती है तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर और नौजवानों को वैक्सीन लगवा दें। अंत में जो एक वैक्सीन बचे वो हमें लगा दें। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जनता ने जिसको बदलाव के लिए वोट दिया था, उन्होंने कुछ नहीं किया। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। बीजेपी ने 2017 में जनता से जो वादे किए थे उसे निभाए और अपना संकल्प पत्र पूरा करे। अखिलेश ने कहा कि चुनावों में समाजवादी पार्टी छोटी पार्टियों से गठबंधन करेगी और कोशिश रहेगी कि चाचा शिवपाल यादव भी हमारे साथ ही रहें। जुलाई को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी स्थापना के 100 वर्ष मना रही है। इस मौके पर ऐतिहासिक तियानमेन चौक पर एक समारोह हुआ। समारोह की शुरुआत फ्लाई पास्ट के साथ हुई। इस दौरान पार्टी के हजारों कार्यकर्ता देश की सराहना करते हुए गीत गाते नजर आए। इस मौके पर सैन्य परेड नहीं निकाली गई। सेना, वायुसेना और नौसेना कर्मियों ने एक संक्षिप्त मार्च में भाग लिया। सैन्य बैंड के साथ हजारों स्कूली बच्चों ने सीपीसी की प्रशंसा में गीत गाए। इस खास मौके पर शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में कहा, चीन अब किसी से दबेगा नहीं। चीन अब किसी भी विदेशी ताकत को यह अनुमति नहीं देगा कि वो हमें आंख दिखाए, हम पर दबाव बनाए और हमें अपने अधीन करने का प्रयास करे। किसी को भी चीनी लोगों की मजबूत इच्छा शक्ति, इरादे और बेजोड़ ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। अगर कोई विदेशी ताकत ऐसा करने का प्रयास करती है तो उसे चीन के 1.4 अरब लोगों की फौलादी ताकत से निपटना होगा। गौरतलब है कि शी जिनपिंग के इस बयान को अमेरिका और चीन के मौजूदा तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में चीन कई बार अमेरिका पर उसकी आर्थिक वृद्धि में बाधा बनने का आरोप लगा चुका है। माओ त्से तुंग के बाद चीन के सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरे राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस मौके पर माओ की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अपने भाषण में चीनी लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होती तो जिस नई दुनिया में आज चीनी लोग जी रहे हैं वो उन्हें नहीं मिल पाती। उन्होंने चीनी सेना को और मजबूत बनाने की बात की। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अपनी सेना का निर्माण अपनी संप्रभुता की रक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए करेगा और इसे विश्व स्तरीय बनाएगा। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर